आई में ही मिला था, मैं ही मिला था बकरा। मेरी बहू की फ़ोटो, मेरे बेटे की फ़ोटो, पीछे 3 प्लेन, चार्टर फ्लाइट। अरे हम तो रेगुलर फ्लाइट पे गए। IMA का ये शादी में का लेना देना कुछ भी नहीं। क्या कर दिया कि नहीं, शंग्रीला होटल में सारे कमरे बुक हो गए, IMA ने स्पॉन्सर किया। प्राइम मिनिस्टर का जो डायरेक्ट अटैक हुआ है मुसलमानों के ऊपर, ये बड़े अफसोस की बात है कि वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो इस देश के, इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। तो उनको ज़ैब नहीं देता कि ऐसे अल्फाज कर। और यार सबने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। रियासत का माहौल कैसा लग रहा है सर? आप एक सीनियर लीडर हैं, ऑब्जर्व करे हैं, किस तरह से रियासत की आवाम किस तरह झुकाव दिख रहा है? देखिए, सियासत में कब कैसा क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, बट कि हम सब इसमें लगे हैं, इस कैंपेन में लगे हैं कि कांग्रेस को जिताया जाए। कुछ लोगों में एक गलत ये है, अफवाह है कि मैं बीजेपी चला गया, बीजेपी ज्वाइन करके। मैं किसी पार्टी में जमा नहीं, किसी पार्टी में शिरकत नहीं हुई। हाँ, आप ही के इंटरव्यू में मैंने बड़े बड़े लीडरों के ऊपर खिलाफ कहा था। ये सियासत में चलता है। मैं किसी का दुमछल्ला नहीं हूँ पॉलिटिक्स में। मैं पॉलिटिक्स में कॉलेज के ज़माने से बहैसियत एक स्टूडेंट लीडर वहाँ से पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो बड़े नेताओं से आपस में चलता रहता है। बड़े बड़े लीडरों से हमारा बात हुई है, आर्गुमेंट हुआ है, चलता है। कांग्रेस में मैं उस वक्त NSU हुआ करती थी, कांग्रेस की स्टूडेंट थी। ABVP हुआ करती थी, जनसंघ की। तो गलियों में हम लड़ते आए हैं इनसे, ABVP से, हाथ से नहीं, कॉलेज के ज़माने से हम लड़ते आए हैं। तो कॉलेज के ज़माने से ही मैं कांग्रेस में रहा हूँ। अब उस वक्त झगड़ा हो गया कांग्रेस में, दिनेश गुंडराव के वालिद गुंडराव जब चीफ मिनिस्टर थे, उनसे झगड़ा हो गया, पार्टी से निकल के चले गए। हम सब जनता दल में चले गए, फिर जनता दल से MLA बना, फिर बाद जनता दल में भी झगड़ा हुआ, जनता दल के लीडरों से भी झगड़ा हुआ। जिस तरीके से मैं चाहता था कि 207 साला हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का जलसा मनाया जाए, मुझे अपनी ही पार्टी वालों ने मनाया दिया नहीं, मेरी मदद नहीं की, मदद ही नहीं की बल्कि साबोटेज किया। उस बात का मुझे रंज रहा। फिर सियासी हालात भी बदले। गुलाम नबी आज़ाद मेरे पुराने दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कांग्रेस में आ जाओ। कांग्रेस, गुलाम नबी आज़ाद के एहसानात भी थे। बेंगलोर से हिंदुस्तान में सिर्फ 4, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये सिर्फ 4 डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं इंडिया में। बेंगलोर के हुज्जाज इकराम यहाँ से बॉम्बे में जाके धक्के खाते थे। तो गुलाम नबी आज़ाद के पास मैं जब पहली बार मिनिस्टर बना, भाग दौड़ करके, मैंने कहा कि जब बेंगलोर से डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हुई सिंगापुर, जब बेंगलोर से डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हुई दुबई, मैंने कहा कि जब दुबई फ़्लाइट जा सकती है, सिंगापुर जा सकती है, नाम आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया है, तो यहाँ से सऊदी अरब क्यों नहीं जाए? क्यों हमारे हुज्जाज इकराम धक्का खाए? तो उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने 5वां एम्बार्केशन पॉइंट बेंगलोर का किया। तो आप सबको पता है कि किस तरह हज कैंप शुरू हुई, कैसा एक मॉडल बनाया, हिंदुस्तान में एक मॉडल रह गया हज कैंप। तो गुलाम नबी आज़ाद ने उस वक्त कहा कि नहीं, कांग्रेस में आ जाओ। हम कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से भी जीते, कांग्रेस में भी मिनिस्टर बना। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में मैंने हमारी पार्टी के कुछ लीडरों को, मैंने राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा था, सोनिया गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने पार्टी लीडर्स के बारे में अटैक किया था कि आपका रवैया ठीक नहीं। तो उसके ऊपर हमारे को सस्पेंड कर दिया गया कांग्रेस। तो मैं सस्पेंशन हूँ, मेरी घर वापसी ये वो नहीं, मैं किसी पार्टी में जमा नहीं, किसी पार्टी में मैंने शिरकत नहीं की। हाँ, अब एक उस वक्त हवा उड़ाई गई कि हाँ रोशन भाई बीजेपी में, हाँ बीजेपी के लीडरों से मिलता रहा,
काम धाम करने के लिए उस वक्त ऐसे सख्त हालात, संगीन हालात थे कर्नाटक में, इस मुल्क में। दिल्ली भी भाग जाना पड़ा। ये जैसे ही जब फ्लाइट्स रिज्यूम हुए तो दिल्ली भी जाना पड़ा मुझे। यहाँ मसलन मौता को दफनाने के लिए डॉक्टरों की एडवाइस थी कि 8 इंच में मौता को दफना सकते हैं। अब नॉर्मल जो दफना जो मौता को दफन किया जाता है वो 6। उस वक्त हम येडियुरप्पा के भाग कर गया। मैंने कहा येडियुरप्पा साहब आप लिंगायत हैं, आपके लिंगायत कौम में दफनाया जाता है, मुसलमानों में भी दफनाया जाता है। अगर आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि 8 फीट करें तो कोविड का मौता को दफनाया जाए। हाँ बोलूँगा, अरे नहीं सर अब बोलो वरना वक्त हो जाएगा, फिर बीच में अगर कुछ हो जाए तो आपकी कौम का कोई फ़र्द जो है किसी मौता को दफनाने की बजाय जला देंगे तो ता उम्र ता हयात उसको रंग नहीं रहेगा, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे, उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुँचेंगे। तो इसी तरह से मुसलमान के हालत सार हुआ तो रास्ते पे आ जाएंगे मुसलमान, कोविड सब भूल जाएगा। अगर उनके बुज़ुर्गों को, उनके घर वालों को अगर कोविड हुआ है तो उनको दफनाने के बजाय अगर जला देते तो क्या हालात होता। ऐसे वक्त पे सब मैं गया, येडियुरप्पा से मिला, कुछ लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम होता तो इससे भी मिला, होम मिनिस्टर से भी मिलता था। ये अब उससे एकदम मैं बीजेपी में चला गया, बीजेपी में। मुस्कान का जब हादिसा हुआ, मुस्कान ने अल्लाह अकबर ये क्या हिजाब का वाक़या हुआ तो कौन गया? मैं गया था मुस्कान के घर। मैं गया था उस वक्त सुतुरमठ स्वामी जी के पास। ज़रूरी नहीं है कि आप इख्तिदार में रह के ही काम करें, ज़रूरी नहीं कि आप MLA ही रहें, MP ही रहें काम करने के लिए। उस वक्त आपको याद होगा कि कॉलेज के बच्चे जो दूसरे हमारे हिंदू कौम के बच्चे हैं वो सब वो केसरी का शाल रख के कॉलेज जाना शुरू किया। मैं सुतुरमठ स्वामी जी के पास भाग के गया, आप मजहबी रहनुमा हैं, आप चुप मत बैठिए, इसमें कुछ कीजिए। फिर उनसे जहाँ बात करवाना था करवाए और आप देखते हैं कि वो तो रुक गया मामला बहुत। तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं कोई सियासत छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। सियासत में हूँ, सियासत में रहूँगा, जो भी हमारे हाथ से हो सका करूँ। अब जो तकाज़ा इस मुल्क में तकाज़ा ये है कि हम पहली बार एक मौका बना है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को जिताने का। तो ऐसे वक्त में एक मुसलमान कैंडिडेट 15 साल से कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। हमारी ही खींचातानी में एक बार जाफर शरीफ साहब हार गए, हमारी ही गलती, हमारे ही लोग। उसके बाद फिर इलेक्शन जीत नहीं पाए, बाद डिलिमिटेशन हुआ, फिर वो संगलाना को इधर सीट दे दिए। अब कुछ खुल के बातें मैं कहना नहीं चाहता, मगर हमको कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं तो बोलते हैं कि यार बेंगलोर शहर में इतने मुसलमान हैं, आप एक मुसलमान MP को नहीं बन जिता सकते। तो वक्त आया है कि अपने तमाम जो नाइत्तेफाकी है ये सब भूल कर एक कैंडिडेट को जिताएं। और इसे जीतेगा कैसे जब आप तक की परसेंटेज नहीं होगी। मैं तकरीबन 8 इलेक्शन लड़ा हूँ, 7 इलेक्शन में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी मुझे। हर इलेक्शन में देखा है मैंने कि बहुत कैंपेन करके उलमाए कराम से, मसाजिद में सबसे ऐलान करा के, घरे घर जाके सबसे मिल के बात करके कि वोटिंग बढ़ाइए। नहीं, 35%, 40%, अम्मा 45%। तो हमको चाहिए कि परसेंटेज बढ़ाएं। मैंने पहले भी कहा है कि आसाम में, वेस्ट बंगाल में 90% पोलिंग, केरल में, दुबई से बाहर से लोग आ जाते हैं पैसे खर्च करके। आज यहाँ से केरल को जाने की टिकट है 3000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये बस में जाने की, प्लेन की नहीं, बस में जाने की टिकटें नहीं मिल रही हैं। क्यों? केरला के लोग भाग रहे चुनाव में वोट डालने के लिए, क्योंकि कल वहाँ इलेक्शन है। तो 2-3 दिन से डिमांड है, बसों में सीट नहीं मिल रही है, ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही है, 5-5, 8-8, 10 लोग वैन करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो जो जज्बा केरला वालों में है वो जज्बा इधर लाओ है। निकलो घरों से, अल्लाह के वास्ते, ये धूप है, जुम्मा है, सब छोड़ इलेक्शन वोट डालो। और यहाँ में सारे स्टेट में 28 सीटें हैं। ये 26 का फेज़ होने के बाद
7 तारीख को फेज होगा, उसमें भी जहाँ कहीं भी हो, ताकि ये जो ताकतें हैं उनको अगर मुँह तोड़ जवाब देना हो तो मुसलमान घर से निकल कर वोट करें। अब गिले शिकवे सब बात कर लेंगे, गिले शिकवे तो हैं, मुझे भी गिला है, मुझे भी शिकवा है, कई चीज़ों से है, मगर अब वो ये नहीं है, वक्त का तकाजा नहीं है कि उस झगड़े में पड़े, ये नहीं किया वो नहीं किया, बच्चों को रिहा नहीं किया, अभी बच्चे जेल में। हाँ, पेट जलता है, दिल के कोने में अभी आज भी अफसोस होता है। हमको अगर अफसोस होता है KG हल्ले के बच्चे जो सलाखों के पीछे हैं, तो बीदर के कुछ लोग जेल में हैं, तो ये सब उनके माँ बाप पे क्या गुजरती हो। तो ये जब अब वो गिले शिकवे सब बाद में कर लेंगे, पहले ये पार्लियामेंट का इलेक्शन बहुत अहम है, इसमें हमको ज़रूर है कि हम फुल इसमें जाकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर वोट दें। आप कांग्रेस पार्टी की तायीद कर रहे हैं, क्या ये आप अपनी जानिब से कर रहे हैं या कोई कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं या फिर उनकी जानिब से कोई आपको हिदायत मिली? अरे हिदायत भी मिली है, DK शिव कुमार ने भी बात की है, रहमान खान साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने दरख्वास्त की कि मेरा बच्चा मदद कीजिए, और उधर DK शिव कुमार का भाई है रामलिंग रेड्डी और मैं सब साथ में स्टूडेंट लीडर्स रहे, लॉ कॉलेज में साथ रहे, मैं और रामलिंग रेड्डी ने भी गुजारिश की, मैं और मेरा बच्चा वहाँ बेंगलोर साउथ में भी गए हैं, वहाँ भी लोगों से कह रहे हैं, राजू गौड़ा भी हमारा दोस्त है, उसने भी गुजारिश की थी, वो भी ये सब उन्होंने बातचीत भी की है, गुजारिश भी की है, और मैं भी समझता हूँ कि आज वक्त का तकाजा है कि, और लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है कि कुछ हमारे ही चाहने वालों ने ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि हम चले गए बीजेपी। हम बीजेपी में नहीं गए, बीजेपी में चले गए, वो भी कंफ्यूजन है, आप रिजाइन कर रहे हैं, निकाले गए हैं, उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन। हमको सस्पेंड किया गया था, लेकिन MLA से रिजाइन करें, MLA से रिजाइन किया, वो मैंने गलती की माफ, मैं भी इंसान हूँ, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की उस वक्त, मुझे भी बड़ा गुस्सा था, और कुछ बातें खुल के जिस तरीके से मुझे तंग किया गया था, जिस तरीके से उस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त मुझे और CM इब्राहिम साहब को टोटली ज़ीरो कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, तो हमको उस बात का अफसोस, इस बात का यह रहा, गिला रहा। खैर उस वक्त पुरानी बातें छोड़िए, मैंने कांग्रेस से पार्टी से रिजाइन नहीं किया। अरे पार्टी के खिलाफ बात करने वाले वापस कांग्रेस में नहीं आए क्या? तारिक अनवर साहब ने सोनिया गांधी को बुरा भला कहा, वापस कांग्रेस में नहीं आए क्या? सारी उम्र 30-35 साल जगदीश शेट्टर के पूरे ख़ानदान ईदगाह के उन्होंने ही शुरू किया। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी को हर एक को गाली दी, अब वो कांग्रेस में नहीं आए क्या? कांग्रेस में MLC नहीं बने क्या? तो ये सियासत में सब चलता रहता है। अलका लांबा जो पार्टी की वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट है, वो भी NSY की प्रोडक्ट थी, उसने भी झगड़ा करके छोड़ के चली गई थी, फिर वापस आकर अब ऑल इंडिया वुमेन्स विंग की है। लवली सिंह दिल्ली का कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, दिल्ली का एक लीडर, वहाँ 3 बार का MLA था। इसी तरह का झगड़ा हो गया, कुछ नाइत्तेफाक हुई, वो छोड़ के चला गया, बीजेपी में शामिल हुआ, बहुत बड़ा जलसा हुआ दिल्ली में, लवली सिंह बीजेपी में शामिल, इतना बड़ा जलसा हुआ कि उस जलसा की सदारत अमित शाह ने की, और अमित शाह ने कहा कि ये हमने हमारे लिए प्रेस क्या अच्छा है जो लवली सिंह हमारी पार्टी में जमे हैं। अब 3-4 साल के बाद उनको लगा कि ठीक नहीं लगा, फिर वापस आ गए, वापस आकर कांग्रेस में से वापस ही नहीं आए। आज दिल्ली की कांग्रेस के DPCC के प्रेसिडेंट लवली सिंह। तो ये सब सियासत में चलता रहता है। लेकिन आईनी इलेक्शन के मौके पर इस तरह की तायीद करना, इस तरह का सपोर्ट करना क्या माने रखता है? नहीं, आईन इलेक्शन के मौके पर नहीं बात करें तो कब बात करेंगे? हमने देखा कि आज के मौला हालात भी ऐसे हैं कि कौम का मिजाज एक अलग है। कौम को लग रहा है कि उनके जज्बात से खेला जा रहा है, उनके जज्बात को ठेस पहुँचेगी। तो जब उनके जज्बात को ठेस पहुँच रही है तो अगर मैं चाहता तो पिछली बार इलेक्शन में इंडिपेंडेंट रह लेता, अगर मैं लड़ता तो फिर बीजेपी हो सकता, शिवाजी नगर से जीत सकती थी। तो हालात देख के चलना है। मैं पॉलिटिक्स में हूँ, पॉलिटिक्स में रहूँगा, ये पॉलिटिक्स हमारे ब्लड में है।
हम एकदम ऊपर से हमारे चचा मामा पॉलिटिक्स में नहीं थे, हम ग्रास रूट से आए और सिर्फ पॉलिटिक्स ही, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही नहीं, एक हम काम करते आए हैं। अब कोई कहता है कि 50 साल से काम नहीं हुआ है, अरे मेडिकल कॉलेज का नहीं, कुछ नहीं बनाई थी। बेंगलोर में एक ही सरकारी कॉलेज था, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज। बेंगलोर में दूसरी मेडिकल कॉलेज हमने बनाई सरकारी, मेरी प्राइवेट नहीं है। सियासतदान मेडिकल कॉलेज बनाता है दूसरे इसके लिए, मैंने मेडिकल कॉलेज, दूसरा मेडिकल कॉलेज बना के दिखा। ठीक है, हालात कुछ और हो गए उसके बाद। अगर उस वक्त हम रहते तो उसका नाम हम कलाम हॉस्पिटल, ब्रॉडवे रोड में हमने हार्ट हॉस्पिटल नहीं खोली थी, शुरुआत नहीं की, काम शुरू नहीं किया। खुद साहब ईदगाह में झोपड़ियाँ यहाँ से वहाँ खाली नहीं करवाए। ब्रॉडवे रोड में जो एंट्रेंस में जो CSA हॉस्पिटल के सामने झोपड़पट्टी थी वो सब नहीं हटाया। ये कुछ लोगों का ये है क्या, हमको उससे कोई असर पड़ने, फ़र्क पड़ने का नहीं है। मैंने जो खिदमत की है ये सबको पता है, आवाम को पता है। अब खामखा IMA रोमन वेग की शादी सारा ये पूरा सीरियल की तरह प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड कुछ लोग हैं, कभी आज नहीं तो कल वो सरेआम होगा। ये सारा IMA प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड 400 करोड़। अरे हमने कभी पैसों की हिरिस नहीं की। दिलीप कुमार साहब का मैं शागिर्द हूँ। दिलीप कुमार साहब ने उस वक्त मुझसे कहा था जब मैं पहली बार MLA बना, पैसों की हिरिस मत करो। यही दिलीप कुमार साहब जब मैंने मेडिकल एम्बुलेंस शुरू की, उसका आके इफ्तिताह किया, उसने कहा कि आई सैल्यूट यू रोशन बेग। छोटे मोटे लोग, दिलीप कुमार साहब ने कहा कि अरे यार, मेरा कहने का मतलब यह है कि आई एम ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और ये छोटी मोटी बातों में मैं जाता नहीं। ज़रूरत पड़ी तो और भी झगड़ा करना तो बड़े से बड़े लीडर से झगड़ा करूँगा। मैं 1 to 1 रहा हूँ लीडरों से। VP सिंह भी मेरे घर आए हैं, मुलायम सिंह भी मेरे घर आए हैं, लालू प्रसाद यादव भी 1 से 2 बार आए हैं, पिछले फारूक अब्दुल्ला भी आए हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव बेंगलोर आए थे तो अखिलेश यादव भी आए थे घर, कमल हासन भी आया है घर, और शत्रुघ्न सिन्हा भी आया है घर। तो हिंदुस्तान के बड़े से बड़ी शख्सियत जो है उनसे हमारा 1 to 1 कॉन्टैक्ट रहा है, यह हम बड़े फ़ख्र के साथ करें। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक एरिया में MLA रह के काम करें। जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे वक्त में मैं कांग्रेस को सपोर्ट ना करूं तो ज़रूरत नहीं रहता। कहाँ चूक हुई सर, क्या लगता है आपको, कहाँ चूक हुई? आप इतने सीनियर लीडर हैं और काफ़ी दिन तक आपको खामोश रहना पड़ा, कहाँ चूक हुई आपसे? कुछ अदालती मामला थे, ये थे, कुछ चूक शुरू हुई थी, हमारे से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। गलतियाँ मतलब मुझे रिज़न नहीं करना चाहिए था। झूठ कहाँ हुई जो आप कर रहे हैं, मामला कहाँ बिगड़ा? बेंगलोर में एक RSS वर्कर का, रुद्रेश का मर्डर होता, सारी शहर में पूरे आसपास के ताल्लुकात से सारे RSS का कैडर शिवाजी नगर आ जाता है। हुआ यूँ कि वो RSS लीडर जो है रुद्रेश, RSS के यूनिफॉर्म में मर्डर होता है उसका। तो उनका जज्बात ये हो जाते हैं, अरे हमारे आदमी को, RSS के लीडर को मुसलमानों के इलाके में मारा गया। और उसके बाद जिस तरह से मैंने हैंडल किया उस वक्त, मैं चाहता तो कहीं बॉम्बे में जाके छुप सकता था, बैठ सकता था, कहीं रिसॉर्ट में जाकर बैठ सकता था। मैंने रुद्रेश के वक्त फील्ड में रह के काम किया है, कोई नागवार वाक़या होने नहीं दिया। मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि लैंड ऑर्डर उस वक्त मैंने मेंटेन किया शिवाजी नगर, और जब तक वो वो मौता यहाँ से नहीं गई, डेड बॉडी को लेकर यहाँ से नहीं निकले, तब तक हम खाना नहीं खाए। जब दूसरे तीसरे दिन जब अरेस्ट हुए कुछ लोग, उसके बाद शोभा करंदलाजे साहबा ने, उस वक्त वो MP थी, मिनिस्टर नहीं थी, उस वक्त उसने एक बयान दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने कह दिया कि रोशन बेग ने सुपारी दी, SDP वालों को सुपारी दी रुद्रेश का मर्डर कराने है हंगामा। तो सारे जो RSS के लोग हैं मेरे पीछे पड़े, वहाँ से केस गड़बड़ हुआ। तो ये हाँ, अगर उस वक्त मैं
कहीं जाकर रिसॉर्ट में बैठ जाता, मैं कुछ ना करता, उनको छोड़ देता, जो करना है करो, तो शायद मेरे ऊपर जो मसले मैंने फेस किए हैं ये शायद नहीं होते। तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक्सीडेंट्स होते हैं। आप ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, एक्सीडेंट होगा, ऑटो में जाओ, एक्सीडेंट होगा, स्कूटर में जाओ, एक्सीडेंट होगा, घर के बाहर खड़े रहो, कोई ला के ठोक देगा आपको, साल 1.5 साल आप पड़े रहेंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, रुद्रेश का मर्डर का एक एक्सीडेंट हुआ है, IMA का एक एक्सीडेंट हुआ है। चलिए, लाइफ में चलता हम, मगर इस बात का हमको फ़ख्र है कि हम गली कूचे से बढ़कर आए हैं। शिवाजी नगर के गली कूचों से हम आकर, अल्लाह ताला का एहसान है कि 15 साल मिनिस्टर है, 7 बार MLA रहे और हाजियों की खिदमत की, कई खिदमत किए। उसके एवज़ में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, काबे के अंदर गुस्ले काबा में 3 बार मुझे जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ने का अल्लाह ताला ने मौका, मुझ जैसे गुनाहगार को मौका दिया। मैं उसके तक़द्दुस से कहता हूँ, उसके हवाले से कहता हूँ, मुझे ये 400 करोड़ सब कुछ नहीं, ये सब ड्रामा बनाया गया हमको कमज़ोर करने के लिए। और हमने ये देखते आए हैं कि मुसलमान लीडरशिप को कमज़ोर करने के लिए कई फार्मूले अपनाते हैं। जाफ़र शरीफ साहब को भी, अरे बहुत खद्दावर लीडर थे जाफ़र शरीफ साहब, उनको भी आखिर में क्या नौबत की, क्या क्या कैसा उनके ऊपर CBI रेड हुआ, क्या क्या तकलीफ उनको तकलीफ पहुंची। मुझे 20 साल पहले भी तेलगी हो गया था। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि लोगों ने मुझे 22,000 वोटों से जिताया। उस वक्त का वज़ीर आला SM कृष्णा सिर्फ 7,000 वोट से जीता था, मुझे लोगों ने 22,000 वोट से जीता। उस वक्त मरहूम सुनील दत्त साहब मेरे साथ खड़े रहे, मरहूम PM सईद साहब जो डिप्टी स्पीकर थे वो साहब उसी वक्त मुझे काटना चाहते थे। एक साजिश चली, तेलगी कर। तो सियासत में होता है, ऐसे वाक़यात होते हैं। मर्द आदमी है पॉलिटिक्स में जो फेस करे। हम अल्लाह ताला का एहसान है, लोगों की मोहब्बत है, दोस्त अहबाब की चाहत है, हम पॉलिटिक्स में आज भी एक्टिव हैं। तो एक सवाल ये है कि आपने तवील खिदमत के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, लेकिन एक घोटाले की वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अवाम आपके मुखालिफ हुई, अवाम आपसे नाराज़ हुई। मुझे ये नहीं लगता कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी शादी में जाता हूँ, किसी तकरीब में जाता हूँ, लोगों में मैंने वही मोहब्बत देखी है। कुछ छोटा मोटा वाक़या हुआ तो फ़ोन करते हैं, कहीं अस्पताल का मौका तो हो तो किसी को एडमिशन करना तो आज भी फ़ोन आते हैं। जिस तरीक़ा से मुझे वो ईद बारात के दिन ग्रीट करने के लिए फ़ोन करते हैं। मैंने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मेरी मकबूलियत बड़ी है, मुझे सिंपैथी फैक्टर मिला है कि नहीं, हमारे लीडर को ख़त्म करने के लिए ये क्या क्या ये साजिशें की हैं। मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी हुआ है। मेरी मकबूलियत और चाहत मुझे लगता है कि और बड़ी है। तो आइंदा का क्या कदम रहेगा आपका लोकसभा इलेक्शन के बाद? अब देखिए, मैदान है, देखते जाएंगे। कुछ फॉलोअर्स का, आपके ही फॉलोअर्स का कहना है कि हम IMA में जो इन्वेस्ट करे थे वो रोशन बेग साहब को दे के करे थे, क्योंकि वो हमेशा IMA के प्रोग्रामों में नजर आते थे। अरे जी, सियासतदान हूँ, लीडर हूँ, हर कोई प्रोग्राम करता है। अब आमिडेंग वाले छोड़ दिया, आप भूल गए, हीरा गोल्ड वाले भूल गए, बेंगलोर में 20 ऐसे हलाल स्कीमें चल रही थी, उनको लोग भूल गए। एक ही IMA को पकड़ा, इसलिए कि मैंने स्कूल शुरू की। स्कूल एक हुकूमत कर्नाटका एक स्कीम लेकर आई कि दत्त अडाप्ट करने के लिए, इसमें विप्रो वालों ने अडाप्ट किया, आज़म प्रेम जी ने स्कूलों को अडाप्ट किया। खुद एक उर्दू स्कूल वसंत नगर में रोटरी क्लब वालों ने लिया। मैं जिस स्कूल से मेरा जज्बाती ताल्लुक़ था, मैं जिस स्कूल में उर्दू स्कूल में पढ़ा था, मैं 7वीं जमात के बाद 8वीं जमात अंग्रेज़ी स्कूल में गया तो मुझे अंग्रेज़ी ठीक तरह से बोले नहीं आती थी। मैं केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री कहता था, सब दूसरे बच्चे दोस्त अहबाब हंसते थे। तो मेरा एक जज्बाती लगाव था, मैं चाहता था कि VK अब्दुल्ला स्कूल को इम्प्रूव किया जाए। मेरे MLA फंड से बाथरूम्स बनाए, एक्स्ट्रा रूम बनाए, मगर जब तक इंस्ट्रक्शंस, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बदले, बच्चे नहीं आते। तो जब ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की एक नई पॉलिसी बनी तो MLA आए, उन्होंने स्कूल अडॉप्ट की।
और बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी। अब सिद्धरा में आके खूब तारीफ की, अब सिद्धरा में को पकड़ो जाके, क्यों तारीफ की? उन्होंने एक अच्छा काम हुआ, उन्होंने तारीफ की। हम तो प्रोग्राम में, एक दो प्रोग्राम में गए थे, प्रोग्राम में मिले, उसका क्या मतलब? हीरा गोल्ड वाले से भी मिले हैं, अब एमिडेंट वाले भी एक दो प्रोग्राम में मिले थे। हीरा गोल्ड, एमिडेंट, आला वेंचर्स, मोरगेनल, IMA ग्रुप, इजाज ग्रुप, बरका, EPC वाले, गोल्ड एक्सप्रेस, JSG ग्लोबल, माशरक, नाफी एडवाइजरी, अजमेरा ग्रुप, बुर्राख, उम्मा सेंट्रल, मार्केट ट्रेंड्स, ZR सॉल्यूशंस, फ्लॉलेस बेंगलोर, मुजारिबा, रीदास, कैपिटल सॉल्यूशन, अल्फास, पार्क्स, ये अलीफ स्ट्रैटेजीज, सब हलाल स्कीमें। IMA ही मिला था, मैं ही मिला था बकरा, सारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर। वो मेरे बेटे की शादी को कर दिया कि IMA ने स्पॉन्सर किया। उसको टीवी में सब तैयार करने के लिए 48 घंटे से ज़्यादा वक्त लगता है। मेरी बहू की फ़ोटो, मेरे बेटे की फ़ोटो, पीछे 3 प्लेन, चार्टर फ्लाइट। अरे हम तो रेगुलर फ्लाइट पे गए थे, मैंने सारे टिकटें भी प्रोड्यूस की। हम यहाँ से लखनऊ, कानपुर में शादी हुई थी तो इंडिगो फ्लाइट में गए थे। ट्रैवल एजेंट से पूरी रसीद लेकर मैंने IT को भी मैंने डिक्लेयर किया है जो पेमेंट किया। अब इसमें टीवी में क्या आया, स्पॉन्सर किया फ्लाइट्स, चार्टर फ्लाइट्स। उसमें होटल में सारे कमरे जो है शादी के लिए बुक किए, इन्होंने स्पॉन्सर किया। अब ED वालों ने जाके चेक किया, वहाँ पता चला कि सिर्फ सोना न्यूज़ के लिए उन्होंने कोई प्रोग्राम के लिए IMA ने स्पॉन्सर किया। IMA का ये शादी में का लेना देना कुछ भी नहीं। क्या कर दिया कि नहीं, शंग्रीला होटल में सारे कमरे बुक हो गए, IMA ने स्पॉन्सर किया। अब कुछ या तो दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ, कुछ पेमेंट है तो उसका चेक दिखाओ। ये सब नाटक चलते हैं। मैंने कहा ना कि पॉपुलर लीडर होता है, जो छोटा मोटा लीडर होता है उसको कोई पूछता नहीं है। वो बिरयानी खा के ही कर गए, मजाक करके चला जाएगा, उसको कोई पूछता नहीं है। जो ग्रास रूट से इनके साथ लड़ते हैं RSS, जो ग्रास रूट से सियासत करके आए हैं, सिस्टम को समझते हैं, IAS क्या है, IPS क्या है, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह ये करते हैं, तो ऐसे लोगों को, जाफ़र शरीफ इसमें माहिर थे तो जाफ़र शरीफ को भी रोका गया। अजीज़ सेठ साहब को भी फिर मिनिस्टर बना सकते थे। अजीज़ सेठ साहब को भी वापस आखिर में अजीज़ सेठ साहब को भी उनके कट किए गए। पर सेठ साहब का आप पुरानी हिस्ट्री देखो, आखिर में MLA इलेक्शन जीते थे। 99 का इलेक्शन जाफर अजीज सेठ साहब जीते थे, उसके बावजूद उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। ये सियासी मैदान में स्ट्रांग मुस्लिम लीडरशिप। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही इनको कहते हैं कि आप माहिर हैं लोग। मैं जब 2017 के लिए पार्लियामेंट की टिकट के लिए मैं कोशिश कर रहा था, तो 2018 के पार्लियामेंट लोकसभा के लिए इसी बेंगलोर सेंट्रल से, तो फारूक अब्दुल्ला मेरी बड़ी तारीफ करते। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को और अहमद पटेल को, मरूम को खूब डांटा था, आप मुस्लिम लीडरशिप को सप्रेस कर रहे हैं, आप लोग तक। ऐसा होता है, हम भी शिकारी बने, सेठ साहब भी शिकार बने, ये हमारे जाफ़र शरीफ भी शिकार बने, तो पॉलिटिक्स में होता है। तो आज जो है मुस्लिम लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं आज के हालात में? ठीक है भाई, आहिस्ता आहिस्ता सुधरेंगे हालात। कोई मुस्लिम लीडरशिप किसी बाप की जागीर नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लोग सीखेंगे, सुधरेंगे, नए चेहरे आएंगे, लीडरशिप होगी। पहले का ज़माना अलग था, आज गूगल का ज़माना है भाई। आजकल सब डिजिटल है। आजकल बच्चे पहले से ज़्यादा बच्चे होशियार हैं और उम्मीद है कि नई नस्ल में और लीडर पैदा होंगे।